चलिए हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए अच्छे होंगे। तो हर क्लास के भांति हम सबसे पहले आपसे आपके हालचाल को पूछते हैं। चलिए तो चलिए, ये आपका एक प्यारा सा चैनल आईपीसी फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। तो चलिए आज हम इसके पहले जो हम लोग पढ़ाई किए थे वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे, और आज उसके बाद का एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आराम से हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि डिफ्रैक्शन क्या है। तो ये आपका हो जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ, दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिफ्रैक्शन है क्या। तो जैसे आप देखो कि हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन जब ये शार्प एड्स पर पहुंचता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये आपका बेंड कर जाता है, लाइट बेंड कर जाती है, मतलब अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को थोड़ी देर के लिए वो छोड़ती है। जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो ये आपका एक पॉइंट सोर्स होता है जहाँ पर ये टॉर्च जलता है, लेकिन लाइट जो हमारी जाती है तो ये शार्प कॉर्नर के कारण इस तरीके से आगे फैलती है। ओके, तो वही ये कहता है कि जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आती है, या तो रुकावट आती है या किसी स्लिट से उसे हम गुजारते हैं, तो वो शार्प कॉर्नर पर बेंड हो जाती है और वो छाया के रूप में हमें नज़र आती है। जो छाया आप लोग भी देखें, और छाया क्या होता है, कभी बड़ी भी होती है कभी छोटी भी होती है, तो उसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे आप देखो यहाँ से ये कहता है कि ये आपका, चलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने एक चलिए होल बनाया और यहाँ पर ये आपका सीधी लाइट आ रही है। क्लियर, आप लोग जानते हो कि लाइट क्या होता है, तो ये सीधी रेखा में आती है और ये आपका इस तरीके से ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। ओके क्लियर, तो ये लाइट यहाँ पर इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। अब आप खुद बताओ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीन लगा देते हैं। एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली ये होना चाहिए कि ये यहाँ से ये लाइट सीधी जाती, यहाँ से ये लाइट आपकी सीधी जाती, और ये भाग, ये जो भाग है ये भाग पूरा लाइट रहता, जिसे हम लोग कहते हैं ब्राइट। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि एट शार्प एड्ज पर यह बेंड कर जाती है, शार्प एड्ज पर यह बेंड कर जाती है। तो ये लाइट आपको यहाँ से इस तरीके से बेंड करती है, यहाँ भी ये लाइट आपका इस तरीके से यहाँ पर भी ये बेंड कर जाती है। ओके, थोड़ा ज़्यादा बन गया था तो चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर लाइट बेंड कर जाती है। क्लियर, और ये जब बेंड करती है तो यहाँ पर ही आपको इस तरीके से आप देखोगे तो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज होता है, जिसे यहाँ पर हम मैक्सिमा और मिनिमा कहेंगे। तो ये एक्चुअली ये जो भाग होता है ये भाग आपका ब्राइट नज़र आता है, दिस पोर्शन। क्लियर, और ये जो बाकी ऊपर वाला भाग बचा ये आपको डार्क नज़र आता है, क्योंकि आगे पर यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, आगे यहाँ पर ऑब्स्टेकल है। क्लियर ना, इसी तरीके से अगर ये तो हुआ कि आपने, चलो अब यहाँ पर कि चलिए यहाँ पर इसी तरीके के ऑब्स्टेकल को ही रखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, तो ये देखो यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल के रूप में अगर हम दें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको डार्क हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा लाइट के। लेकिन लाइट क्या हो रहा है, तो लाइट एट शार्प एज पर बेंड कर जाती है, और जिधर आपका शेडो बन रहा है उधर ही आपको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दे देती है। क्लियर, दूसरी अगर आप यहाँ से देखो कि दूसरे पार्ट को अगर हम देखें तो ये यहाँ से आपकी लाइट आ रही थी। क्लियर, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक अपर्चर डाल दिया। क्लियर, तो ये जब हम यहाँ पर एक छोटा होल डाल दिया, अपर्चर का मतलब छोटा होल, जब आप छोटा होल को डालेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप स्क्रीन लगा दो तो यहाँ भी लाइट आपको इस तरीके से बेंड करती हुई नज़र आएगी, और ये पूरा भाग आपको क्या हो जाएगा, पूरा भाग ब्राइट हो जाएगा। और पूरा भाग जब ब्राइट होगा तो ये यहाँ पर आपको उसी तरीके से ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है।
जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ के भाषा में, डिफ्रैक्शन के भाषा में, मैक्सिमा और मिनिमा। तो ब्राइट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमा। और डार्क का मतलब क्या हुआ? मिनिमा। बात समझ गए होंगे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर। तो ये कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ आप भी अपना कॉपी और पेन निकालें और अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करें, ताकि ये आगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प कॉर्नर एंड स्प्रेडिंग। तो ये आपका हो गया स्प्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ शैडो। Spreading in the form of shadow is called diffraction of light. Clear? तो इसे हम diffraction of light कहते हैं। बात समझ गए होंगे। ये कहता है कि किसी तेज किनारे या बाधा आने पर, किसी तेज किनारे या बाधा आने पर प्रकाश के मुड़ने की क्रिया और छाया के रूप में फैलने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगर हम लोग बात करें तो वैसे ये जो इन्वेंशन आया था तो ये गिल्मार्डी नाम के साइंटिस्ट के नाम जाता है। क्लियर ना? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें जो होल का साइज या ऑब्स्टेकल का साइज होना चाहिए, वो साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए, तभी आपको डिफ्रैक्शन प्राप्त होगा। मतलब जितना पतला होल या जितनी छोटी ऑब्स्टेकल उतना अच्छा हमें डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है। क्लियर? बाकी अगर आप चाहें तो अपने से भी थोड़ा कोशिश करके हम लोग देख सकते हैं कि जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड का इस तरीके से बोर्ड बना लें और इस बीच में एक पेपर लगा दें। क्लियर? पूरा काट देते हैं और यहाँ पर एक ब्लेड से आप इस तरीके से मार दीजिए, ब्लेड से। तो ब्लेड का जब लाइन मारेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस से देखने पर पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर होल है या नहीं है, लेकिन होल है। और जब आप उस पर कोई लेज़र लाइट का प्रयोग करें और आगे कोई दीवार है या स्क्रीन लगाएं तो वहाँ पर आपको डिफ्रैक्शन प्राप्त होगा, और वो डिफ्रैक्शन उसी तरीके से ब्राइट और डार्क के रूप में प्राप्त होता है कि जैसे आप देखो यहाँ से, तो ये आपका इस तरीके से आपको कि ये डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका हो गया, ये जिसे आप ब्राइट कहते हो मैक्सिमा हुआ, फिर ये डार्क हो जाता है, फिर ये ब्राइट होता है, फिर ये डार्क हो जाता है, और इसी तरीके से आपको डिफ्रैक्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये भी हम आपको दे रहे हैं अभी। क्लियर? तो यहाँ पर मेन जो बात है, ये मेन बात क्या हुआ? ये मेन बात होती है कि द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और होल इज कंपेरेबल टू, तो इसे हम लोग कहते हैं कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये साइज क्या होना चाहिए। तो साइज आपको ऑब्स्टेकल या होल का साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, और वेवलेंथ ऑफ लाइट जैसे आप मानोगे नहीं 5000 एंगस्ट्रॉम, तो कितनी पतली होगी आप अंदाज कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप चलिए प्लीज़ इसको राइट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, ओके कंप्लीट। ना देखिए हम इसको रब करते हैं।
और बाकी हम पहले भी बोले हैं कि अगर आपको लिखने में थोड़ा भी विलम्ब होता है तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके लिखें और फिर आप आगे बढ़ें। क्लियर? तो ये हुआ आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर? अभी जैसा कि हम बात किए थे कि हमें जो पैटर्न प्राप्त होता है वो पैटर्न किस तरीके का प्राप्त होता है, और बाकी ये लिखा है कि साइज ऑफ होल मतलब ऑब्स्टेकल। तो ये आपका इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा रुकावट, रिकावट या होल का आकार, रुकावट या होल का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की रुकावट या होल का आकार। चलिए सही नहीं हो रहा है तो चलिए एक बार और अच्छी तरीके से लिखते हैं, थोड़ा छोटा हो गया था। तो ये आपको कहता है कि रुकावट या होल का आकार, रुकावट या होल का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के समान होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है। ठीक है? और अभी जैसे हम बात किए कि आखिर आपको कैसा डिफ्रैक्शन का आकार कैसा मिलता है, तो जैसा आप बताए, देखिए यहाँ पर कि ये हम एक स्क्रीन ले रहे हैं, तो ये आपका सेंटर लाइन हुआ, इस सेंटर लाइन से इस तरीके से ये आएगी और ये धीरे धीरे ये छोटी होती जाएगी। इसी प्रकार से इधर भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों आती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ओके। बाकी ये देखो, इसे ही हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट, मतलब ब्राइट फ्रिंज। ये आपका भाग ओ होता है। क्लियर? तो ये भाग आपको ओ होता है और ये क्या मिलता है आपको? ब्राइट। अगर आप देखो यहाँ पर तो ये डार्क हो जाएगा, फिर ये ब्राइट होगा, ये डार्क होगा, फिर ये ब्राइट होगा, और इसी तरीके से आपको फ्रिंज मिलते जाएगी। ये आपका सेंट्रल ब्राइट है। तो सेंट्रल ब्राइट है तो पहला क्या होगा? ये डार्क होगा, अगेन ये ब्राइट होगा, ये डार्क होगा, ये ब्राइट होगा, और इसी तरीके से आपको फ्रिंजेज प्राप्त होते हैं, जिसे हम यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का नाम देंगे। क्लियर? तो इतना आप ज़रूर समझ गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं कि नहीं टाइप्स कि कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स का मतलब आप समझ ही गए कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं फ्रेस्नेल, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। क्लियर? दोनों नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, जिसे आप लोग हिंदी में ले सकते हैं कि फ्रेनेल विवर्तन। बाकी आप इंग्लिश में भी इसको याद रख सकते हैं। अगर दूसरा का बात करें तो दूसरा को हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर, कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ये भी आपका, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो ये हुआ फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो इस तरीके से ये आपका दो प्रकार का होता है। क्लियर? तो समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस कौन कौन सा हुआ? या तो होल है या तो ऑब्स्टेकल है। दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? डिफ्रैक्टिंग डिवाइस का मतलब विवर्तक युक्ति। क्लियर? तो ये आपको कहता है कि अगर आपका सोर्स और स्क्रीन, बात समझ रहे हैं, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से फाइनाइट डिस्टेंस पे है। फाइनाइट डिस्टेंस कहने का मतलब कुछ दूरी पर है, तो जो हमें डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है उसे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ गए होंगे। कहता है कि यदि आपका सोर्स या स्क्रीन डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से सर्टेन डिस्टेंस पे है, निश्चित दूरी पर है, तो उस प्रकार के विवर्तन को, डिफ्रैक्शन को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। दूसरी आती है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मतलब इनफिनाइट डिस्टेंस पर है। अगर वो इनफिनाइट डिस्टेंस पर है तो उसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ना चलिए एक एक करके देखते हैं कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। तो ये कहता है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। क्लियर? तो ये आपका हो गया फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। चलिए नाम ही है
तो ये कहता है इफ द सोर्स, कि इफ द सोर्स और स्क्रीन, इफ द सोर्स और स्क्रीन are at finite distance, are at finite distance, are at finite distance from diffracting device, from diffracting device, then it is called, then it is called फ्रैशनल डिफ्रैक्शन। कि इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे फ्रैशनल डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया फ्रैशनल डिफ्रैक्शन। ये कहता है कि since the source is at finite distance, from diffracting device, then the obtained pattern, okay, then the obtained pattern will be spherical, और सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, ये हम लोगों ने क्यों लिया? स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का बात इसलिए हमने किया, आप ये पहले पढ़े हुए हैं कि अगर पॉइंट सोर्स होता है तो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त होता है, और अगर आपका लीनियर सोर्स है तो सिलिंड्रिकल प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका हो गया फ्रैशनल डिफ्रैक्शन। ये कहता है कि यदि स्रोत या स्क्रीन विवर्तक युक्ति से निश्चित दूरी पर, तो ये आपका हुआ कि निश्चित दूरी पर रहते हैं, तो इस प्रकार के विवर्तन को फ्रैशनल डिफ्रैक्शन कहते हैं, मतलब फ्रैशनल विवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया फ्रैशनल डिफ्रैक्शन। ओके, नाउ अगेन चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ये कहता है यदि कि चूंकि स्रोत विवर्तक युक्ति से नज़दीक रहता है, कि विवर्तक युक्ति से नज़दीक रहता है, अतः प्राप्त विवर्तक पैटर्न कैसा होता है? स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल होता है। कि स्फेरिकल या क्या होगा आपका? तो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल होता है। तो ये आपका हुआ फ्रैशनल डिफ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि डिफिनीशन लिखने के बाद ही, क्योंकि हम आपके लिए इतनी अच्छी तरीके से इसको लिखते हैं कि एक तो लिखते लिखते ही कुछ तैयार हो जाए, और उसके पहले और पीछे जो हम बात करते हैं आपसे, जो हम आपको बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो उससे आपका क्लियर हो जाता है कि ये आपका फ्रैशनल डिफ्रैक्शन क्या है। ओके, तो चलिए प्लीज़ राइट करें इसे। चलिए ओके, तो ये आपका हो गया होगा कंप्लीट। ना हम लोग देखते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। क्लियर? तो ये आपका हो गया फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपका क्या है कि इसमें जो
सोर्स या स्क्रीन होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, और फ्रॉनहोफर में क्या होता है, वो इनफिनाइट डिस्टेंस पर होता है। तो नेक्स्ट आपका होगा फ्रॉनहोफर। तो ये आपका हुआ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्लियर? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब देखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो ये कहता है कि इफ द सोर्स और स्क्रीन आर एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, then it is called फ्रॉनहोफर, कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। सिंस चूंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसलिए कहता है कि द ऑब्टेन्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न, is modified by diffracting method। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्टिंग मेथड। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये कहता है कि यदि स्रोत या स्क्रीन विवर्तक युक्ति से अनंत दूरी पर हो तो इसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। क्लियर? इसमें प्राप्त विवर्तक पैटर्न विवर्तक विधि के द्वारा क्या होता है? संशोधित रहता है, मॉडिफाइड रहता है, संशोधित रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये दोनों आपने देखा बहुत अच्छी तरीके से कि डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं। तो हर हाल में डिफ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए ऑब्स्टेकल हो या होल हो, उसका साइज़ कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए। ये दो प्रकार का होता है, एक को फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं और दूसरे को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या हुआ कि यदि सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पर हों तो फ्रेस्नेल है, अगर सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए प्लीज राइट। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, जो कि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट्स। और डिफ्रैक्शन के हर एक पार्ट को पढ़ने के लिए इस पार्ट का ज़रूरी होता है। क्लियर? कि चाहे हम थ्योरी अच्छी पढ़ें या न्यूमेरिकल बनाएं तो सारा आपको उसी पैटर्न पे बन जाता है। ओके, तो नाउ चलिए हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। तो ये आपका हुआ डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। क्लियर? एक पतली झिर्री से, तो ये आपका होगा कि एक पतली झिर्री से विवर्तन, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट।
तो चलिए इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर, तो ये आपका एक सेम प्रिंसिपल एक्सिस हमने लिया और यहाँ पर हम दो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया दो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, क्लियर? चलिए सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस, तो चलिए ये सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर सेम होता है। ये आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर। चलिए इसके फोकस पर, तो इसके फोकस पर हम एक लाइट का सोर्स लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से फोकस से ये रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी, ये भी रे आपकी यहाँ पर इंसिडेंट होगी। ओके, क्लियर? आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए ये जब इस तरीके से इंसिडेंट हुई तो आप जानते हो, चलिए यहाँ पर हम ये 3 लाइट लिए। आप जानते हैं कि जब फोकस से इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है और इस तरीके से यहाँ के बाद ये लाइट इस तरीके से सीधी चल देगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके से लाइट आगे बढ़ रही है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा आप जानते हो कि जिधर लाइट प्रोपागेट करती है आगे बढ़ती है उसके परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर आपको एक लीनियर वेव फ्रंट प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये आपको एक लीनियर वेव फ्रंट हुआ। इससे जस्ट आगे हम क्या करते हैं कि एक सिंगल स्लिट लेंगे, एक सिंगल, चलिए यहीं पर हम एक सिंगल स्लिट लेते हैं। ओके, तो ये आपका एक सिंगल स्लिट हो गया, तो ये आपका सिंगल स्लिट हुआ। ओके, चलिए यहाँ भी, तो ये आपका एक स्लिट हम लोगों ने लिया। ये स्लिट क्या है, ए बी। अब देखो जैसे ही आप स्लिट लिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट मुड़ेगी, लाइट मुड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम एक दूसरा लेंस लेते हैं। तो चलिए ये आपका फिर ये यहाँ पर दूसरा हम लोगों ने लेंस लिया और दोनों लेंस का फोकल लेंथ एंड एपर्चर सेम होता है। ओके, क्लियर? बाकी ये जो स्ट्रेट लाइन हम पहले की बात करें तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो रही है। अब रिफ्रैक्शन हो के अपवर्तन के बाद ये कहाँ पर जाएगी, तो अगेन फोकस पर चली जाएगी। तो ये आपका इस तरीके से आके ये फोकस पे मिलेगी। ओके, चलिए ये आपका ओ हो गया सेंटर पॉइंट और यहीं पर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं। हम स्क्रीन लगा दिए। अब चलिए अब डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से ये लाइट रे आपका थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट किया, ये भी आपको थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट किया और ये लाइट रे भी थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट किया। ओके, अब ये क्या करेगा, तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से रिफ्रैक्ट होके ये यहाँ पर सारा आपको थीटा एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गया। क्लियर? यहाँ पर ये एंगल आपका क्या है, थीटा। बात समझ रहे हो? यहाँ पर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हुआ थीटा। यहाँ से भी ये लाइट इस तरीके से यहाँ जाके मिलेगी और ये लाइट भी यहाँ से इस तरीके से जाके मिल जाएगी और यहाँ पर आपको पैटर्न दे देगा और ये पैटर्न का डिस्टेंस हम कितना मान लिए, x। दिस इज द ड्रामेटिकल अप्रोच। तो ये आपका हुआ डायग्राम। बात समझ गए? अब इसको हम थोड़ा सा भाषा के रूप में लिखेंगे। तो आगे आप देखो यहाँ पर, बाकी ये देखो ये लाइट ए से चली पी पर पहुँची, ये लाइट भी यहाँ से बी से चली पी पर पहुँची और यहाँ से भी ये लाइट बी पर चढ़ी पी तक पहुँची। अगर हम लोग इसका पार्ट डिफरेंस निकालते हैं तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर एक हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए एन और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर हुआ कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ। क्लियर? सेम फोकल लेंथ। क्लियर? बात समझ गए? सेम फोकल लेंथ। ए स्लिट AB is used between two लेंस। क्लियर? बाकी सारा सब चीज़ ठीक है अच्छी तरीके से। कि इसमें अब देखो, इसमें जो हम लोग लिए हैं कि इसमें दो
दो क्या होते हैं, तो इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो चलिए फोकस दूरी समान होती है, समान होती है। दोनों लेंस के बीच, दोनों लेंस के बीच एक स्लिट, स्लिट का मतलब छेद, कि एक स्लिट AB का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब हर एक पॉइंट्स को आप मान लो कि हम लोग जितना सबको यूज करेंगे, तो जैसे आप देखो यहाँ से ये लेमडा हो गया, तो लेमडा आपका क्या है, तो लेमडा को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, लेमडा को क्या कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर। तो ये हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तो ये आपका निकल गया प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। क्लियर। नेक्स्ट आप मान लो यहाँ से कि ये आपका स्लिट की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल d, तो चलिए ये आपका हो गया d, ये क्या हो जाएगा आपको विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लिट के चौड़ाई। क्लियर। स्लिट की चौड़ाई। और ये यहाँ से ये जो स्लिट है, इस स्लिट से लेके स्क्रीन के बीच का दूरी कितना है, कैपिटल D। तो ये भी हम लोग ले लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। क्लियर। मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। क्लियर। तो ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, और x आप जान ही रहे हो, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज। इससे अच्छा और भी रहेगा कि आप इसमें लीनियर जोड़ दो, कि लीनियर डिस्टेंस मतलब फ्रिंज की रेखीय दूरी, कि फ्रिंज की रेखीय दूरी। क्लियर। तो ये आपको निकल गया फ्रिंज की रेखीय दूरी, कहाँ से, तो सेंटर O से। क्लियर। तो यहाँ तक ये आपको अच्छी तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा, और आगे हम और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हम आपको खुद ब खुद आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओ। क्लियर। तो चलिए प्लीज़ राइट, तो चलें आप यहाँ तक राइट करें। नेक्स्ट फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत इजी और सबसे, अगर हम ये आपको बोलें कि नहीं हम सबसे इजी लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो चलिए ये कहना नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी टीचर हो जो भी आपको पढ़ा रहा है। क्लियर। लेकिन हम अपने जानते हैं आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, ताकि आप अच्छी से अच्छी तरीके से समझ जाओ। क्लियर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका रब हो गया। ओके। क्लियर। ये कंप्लीट ना, चलिए फिगर को हम थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर थीटा, ये थीटा क्या था, थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, कि ये यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा आपका क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तक कोण, विवर्तक कोण। क्लियर। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से गौर से देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना बचेगा, ये आपको बचेगा 90 माइनस थीटा। यस या नो। तो ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ, अगेन ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया थीटा। बात समझ गए होंगे। यस या नो। इसको रहने देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 90 माइनस थीटा को रहने देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप सिर्फ समझाने के लिए था कि आखिर ये एंगल थीटा कैसे होगी। तो आप समझ गए कि थीटा कैसे हुआ, तो ये हो गया थीटा। अब देखो एक्चुअल में दोनों के बीच यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो डिस्टेंस निकलती है, ये पाथ डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस, और वही पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। क्लियर। तो पाथ डिफरेंस हमें निकालना है BN। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल, कि सबसे पहले चलिए फ्रॉम ट्रायंगल,
तो आप भी समझ सकते हो कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एन, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एन से आपको निकालना है बी एन, बी एन। ओके, आप देखें ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी वैल्यू पता है, डी वैल्यू पता है। तो चलिए यहाँ पर आप साइन थीटा निकाल लीजिए। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो परपेंडिकुलर है बी एन, और बाय कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से ए बी, तो ये निकल गया ए बी। इसे अगेन सॉल्व करके हम लिख सकते हैं इट इज़ बी एन बाई डी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपको निकलता है इट इज़ बी एन बराबर आपको क्या निकलता है, इट इज़ डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। क्लियर। तो ना ये आपका निकल गया कि इट इज़ पाथ डिफरेंस बी एन, पाथ डिफरेंस बी एन बराबर क्या निकला आपको, तो डी साइन थीटा। और ये जो मिला ये आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिला, इट इज़ डी साइन थीटा। ओके क्लियर। अब आपको बस एक चीज़ याद रखना है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। ना तो थ्योरी में प्रॉब्लम रहेगा, ना तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर। अब आप देखो कि ये और इंटरफेरेंस दोनों अपोजिट है, मतलब उसका ब्राइट इसका डार्क है और उसका डार्क इसका ब्राइट है, उसका ब्राइट है। अब हम सबसे पहले करते हैं कि चलो, और यहाँ पर हम क्या बोले थे, तो वहाँ पर ब्राइट लिखते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमा लिखेंगे, और वहाँ पर डार्क लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिनिमा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिस इज फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा। इसका मतलब वो वहाँ पर जो हम ब्राइट में यूज करते थे, तो आपको याद होगा ब्राइट में जो पार्ट डिफरेंस होता था वो पार्ट डिफरेंस हम लोग कितना लेते थे, इट इज इक्वल टू एन लेमडा। चलिए दोनों पार्ट डिफरेंस को कंपेयर कीजिए। तो चलिए इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि देयरफॉर डी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू एन लेमडा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगेन आप देखो यहाँ से ये साइन थीटा निकल जाएगा और ये साइन थीटा बराबर आपको क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। अगेन फॉर स्मॉल एंगल हम लोग इसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, एन लेमडा बाई डी। और ये जो हमें मिला, तो ये हमें एंगुलर पोजीशन मिला, चाहे वो फर्स्ट मिनिमा हो, सेकेंड मिनिमा हो, थर्ड मिनिमा हो, फोर्थ मिनिमा हो, एनथ मिनिमा हो। क्लियर। तो ये आपका मिल गया, दिस इज फॉर मिनिमा के लिए थीटा क्या निकल गया आपको, एन लेमडा बाई। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, ओके कंप्लीट। ना देखो अब हम थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो चलिए पार्ट डिफरेंस तक तो आपने निकाल ही लिया है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा की। तो दिस इज फॉर मैक्सिमा। तो चलिए पोजीशन निकालेंगे, ये एंगुलर पोजीशन मिल रहा है, थीटा मिल रहा है फॉर मैक्सिमा। और मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो वहाँ का डार्क वाला होगा, और वो आपने निकाला था 2n-1 इंटू लेमडा बाई क्या होता था, 2। अगेन आप क्या लिख सकते हो, दोनों पार्ट डिफरेंस बराबर होगा, तो ये आपको हो जाएगा 2n-1 लेमडा बाई 2 इट इज इक्वल टू क्या निकला, डी साइन थीटा। ओके। तो ये यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप, तो 2n-1 लेमडा बाय क्या हो रहा है, 2d। और अगेन फिर आप उसी तरीके से स्मॉल एंगल के लिए थीटा बराबर आप लिख सकते हो 2n-1 लेमडा बाय 2d। ये आपको मिल रहा है, दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क। ओके क्लियर। तो ये आपका हुआ एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए आप पहले यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके क्लियर। तो चलिए इधर अब भी हम रब करते हैं। तो ये हमने निकाला कि एंगुलर पोजीशन
कि ये जो एंगुलर पोजीशन हमें मिलता है, तो ब्राइट के मिनिमा के लिए क्या मिला, जैसे आप देखो यहाँ से अगर हम मिनिमा की बात करें तो ये हुआ आपका मिनिमा, और मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन आपको क्या मिला, एन लेमडा बाई डी, तो ये हमें मिल जाता है इट इज़ इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। ओके क्लियर। अगेन जब आप मैक्सिमा की बात करते हो तो ये आपका हुआ मैक्सिमा, और मैक्सिमा का थीटा कितना निकला 2n-1 लेमडा बाय क्या हो गया 2d। अब इसी तरीके से हम लोग हर एक का निकाल सकते हैं कि पहला का एंगुलर पोजीशन क्या होगा, दूसरा का एंगुलर पोजीशन क्या होगा। जैसे चलो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हम फॉर मिनिमा के लिए कर रहे हैं कि दिस इज फॉर मिनिमा। ओके कंप्लीट। तो ये आपका हो जाएगा फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा। तो मिनिमा के लिए मेरा पोजीशन क्या होगा, चलिए तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले अगर आप n इज इक्वल टू 1 लो तो n इज इक्वल टू 1 लें। चलिए इसमें पुट कीजिए आप, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो ये थीटा 1 बराबर क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा लेमडा बाई डी, और इसे आप क्या नाम दोगे, इट इज़ फर्स्ट मिनिमा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना। अगर आप n इज इक्वल टू 2 ले लो तो ये आपको थीटा 2 हो जाएगा, n बराबर 2 पुट करो, 2 लेमडा बाई डी, तो ये आपको सेकेंड मिनिमा हुआ। तो जो भी पोजीशन, बाकी एंगुलर पोजीशन की बात कर रहा है, थीटा है तो क्या है, एंगुलर पोजीशन है। ओके अगर आप इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 लो तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 3 इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई डी, तो ये कौन सा मिलेगा आपको, तो ये मिला थर्ड मिनिमा। चलिए बहुत ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप n इज इक्वल टू n ले लो तो ये आपको थीटा n हो जाएगा, जो कि हमें फार्मूला के रूप में याद रखनी होती है। तो ये क्या बन गया, n लेमडा बाई डी, और इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग कह देंगे nth मिनिमा। क्लियर। अगेन अब अगर आप देखो यहाँ से हम मैक्सिमा की बात करते हैं, तो मैक्सिमा की बात करते हैं। चलिए फार्मूला यहाँ पर हम मिटा देते हैं, वहाँ भी आपको हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसका, फॉर मैक्सिमा, क्योंकि एक साथ अगर दोनों रहेगा तो आपको आराम से ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम क्या करें कि सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो चलिए n इज इक्वल टू 1 पुट किए, बाकी थीटा n बराबर फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि ये थीटा बराबर क्या हुआ था, 2n-1 लेमडा बाय क्या था 2d। n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, तो ये जो आपको थीटा निकल रहा है, जिसे आप चलो थीटा 1 डैश नाम देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ये आपका होगा लेमडा बाय 2d, क्लियर, क्योंकि 1 पुट किए हैं। और ये जो निकला ये आपको क्या निकला, फर्स्ट मैक्सिमा। इसी तरीके से अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो ये 2 डैश होगा, और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 लेमडा बाय 2d, और ये जो आपका हुआ ये क्या हुआ, सेकेंड मैक्सिमा। n इज इक्वल टू अगर आप 3 ले लो तो ये आपको हो जाएगा थीटा 3 डैश, और देखो 6 माइनस 1, तो ये आपको होगा 5 लेमडा बाय 2d, और ये जो आपको होगा तो ये होगा थर्ड मैक्सिमा। और n इज इक्वल टू अगर n ले लें तो थीटा n डैश बराबर आपको होगा 2n-1 लेमडा बाय 2d, इसे हम लोग कहते हैं nth मैक्सिमा। यहाँ पर देखें पहला लेमडा बाई डी था, वहाँ क्या है आपको लेमडा बाई 2d, यहाँ 2 लेमडा बाई डी था, वहाँ पर 3 लेमडा बाई 2d, क्लियर, बात समझ रहे होगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपको मिनिमा और मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन प्राप्त हो जाता है। ओके क्लियर। तो मिनिमा और मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये भी चलिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा पार्ट है। तो चलिए अगेन आप इसे राइट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कंप्लीट। तो चलिए ये भी आप
उम्मीद मतलब हम अपने आधार पर बोल रहे हैं कि नहीं, हम अच्छी तरीके से आपको समझाने में सफल हुए हैं, मेरा प्रयास सफल हुआ है और आप समझ भी गए होंगे। ना चलते हैं, अब बात आती है कि थीटा एंगल तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब बात आती है कि आखिर हम लीनियर डिस्टेंस कैसे प्राप्त करेंगे, लीनियर डिस्टेंस कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए उसके लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लीनियर डिस्टेंस, तो ना यहाँ पर अब देखो आप, अब हम लोग कौन सा दे रहे हैं कि दिस इज लीनियर डिस्टेंस, कि लीनियर डिस्टेंस, क्लियर। तो ये आपका हुआ लीनियर डिस्टेंस, किसका, रेखीय दूरी, रेखीय दूरी कहाँ से, सेंटर से, रेखीय दूरी सेंटर से। अब जो हमें फ्रिंज प्राप्त होता है, जैसे आप देखो यहाँ से ये स्क्रीन है और ये पहला जो आपको प्राप्त हुआ था तो ये इस तरीके से था, क्लियर। सेम आपको इधर प्राप्त हुआ था इस तरीके से, और ये बार बार इंटेंसिटी आगे घटती जाएगी। ये आपका O था, ये आपका क्या था, O था, और ये चलिए ये हम मान लेते हैं ये कितना है आपका X, और ये आपका स्लिट है, तो स्लिट से इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, इट इज़ D, इट इज़ D। ये एंगल आपको थीटा था, क्लियर। तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम x की बात करते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पर कि जब हम लोग मिनिमा की बात करते थे, सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं आपसे, मिनिमा। तो जब मिनिमा की बात करते हैं तो उस स्थिति में मेरा थीटा क्या प्राप्त हुआ था, मेरा थीटा क्या प्राप्त हुआ था, याद करें आप थोड़ा सा कि दिस इज थीटा जो आपको प्राप्त हुआ था, तो ये था d साइन थीटा, इट इज इक्वल टू एन लेमडा। तो साइन थीटा बराबर हमें क्या निकला था, एन लेमडा बाई डी। तो ये यहाँ से आप इसको लिखें कि इट इज साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपको क्या मिला, एन लेमडा बाई डी। ओके, क्लियर। अगेन अब यहाँ से आप टेन थीटा का दूरी निकाल लो, तो ये कितना होगा, इट इज टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई 20। तो देखें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर कितना है, तो ये आपको x है और ये बेस कितना हो गया, तो ये आपको कैपिटल D हो गया। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग टेन थीटा ले सकते हैं। तो जब स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को टेन थीटा लेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपको निकल गया इट इज़ एन लेमडा बाई डी, और ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स बाई डी, ये हो गया आपको एक्स बाई डी। यहाँ से आप डायरेक्ट पोजीशन निकाल सकते हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपको हो गया एन लेमडा डी बाई क्या हो गया, डी। दिस इज पोजीशन, दिस इज पोजीशन, क्लियर। अब यहीं पर अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो देखो यहाँ पर ये x1 बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा इट इज लेमडा डी बटा डी, और इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज फर्स्ट मिनिमा। लेकिन यहाँ पर मिल क्या रहा है आपको, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस। ये एंगुलर पोजीशन है, ये यहाँ से ये एंगुलर पोजीशन बता रहा है, ये आपको लीनियर डिस्टेंस बता रहा है। इसी तरीके से अगर आप n इक्वल टू 2 लो, तो ये x2 हो जाएगा, और देखें यहाँ पर आप 2 पुट करें तो ये आपको निकल रहा है 2 लेमडा डी बाई डी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, एंड सो ऑन, n इज इक्वल टू n ले लें तो ये xn निकल जाएगा, और ये आपका निकल जाएगा n लेमडा डी, एन लेमडा डी बाई डी, और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया nth मिनिमा, nth मिनिमा। तो सारा एंगुलर पोजीशन और सारा लीनियर पोजीशन। अब चलो बात करते हैं मैक्सिमा की। तो बहुत इजी है, हम आपको बताए थे कि जब थोड़ा सा आगे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होती है, क्लियर। अब आप यहाँ से देखो गौर से, यहाँ पर अगेन आप साइन थीटा कितना निकाले थे, तो साइन थीटा बराबर आपने निकाला था 2n माइनस 1 लेमडा, अब बाय क्या था 2d, लेमडा बाय 2d, क्लियर। अब यहाँ से अगर टेन थीटा लें तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाई डी। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। तो ये आपको निकल जाएगा दिस इज x बाई डी, इट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2d।
लेमडा बाई 2d, x का दूरी निकाल लीजिए, तो ये x बराबर आपको निकलेगा 2n माइनस 1 लेमडा d बाय क्या हो गया 2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमम। अब यहाँ से अगर आप n इज इक्वल टू 1 लो तो 1 लीजिए यहाँ पर, ये आपको निकल जाएगा x1 डैश 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 लेमडा डी बाई 2d। तो ये आपको मिल रहा है दिस इज लेमडा डी बाई 2d, लेमडा डी बाई 2d। और ये क्या मिला आपको, तो ये मिला फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा। क्लियर। अगेन देखो आप n इज इक्वल टू 2 ले लो तो ये हो जाएगा x2 डैश, चलिए 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, तो ये आपका बन जाएगा इट इज इक्वल टू 3 लेमडा डी या बाय क्या हो गया 2d। तो ये जो दूरी होगा ये होगा सेकेंड मैक्सिमम। इसी तरीके से आपको जौन सा बोला जाए थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, 10th मैक्सिमा, आप सारा का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा n दिए हैं तो इट इज xn, और ये xn का वैल्यू तो वही होगा 2n माइनस 1 और लेमडा d बाय क्या हो जाएगा 2d। क्लियर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा आज हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ा कि चलिए वेव ऑप्टिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपने पढ़ा कि डिफ्रैक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या हैं, कितने प्रकार का होता है, और जो सबसे ज़रूरी पार्ट था आपने देखा डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, कि सिंगल स्लिट से अगर डिफ्रैक्शन होता है तो क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, और वही आपको एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा देता है, लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा देता है, फिर आपको एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा देता है और लीनियर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा देता है। क्लियर। तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट और न्यूमेरिकल्स दोनों साथ लेके आपके लिए आएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से अच्छी तरीके से समझते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लियर। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स और मैं हूँ मुकेश सर। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।